हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल पर बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो या महाजनपद काल हो, हम छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में इस पर बात करेंगे। ठीक है, हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। जितनी बात की हमें आवश्यकता है और कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि चितवा डोंगरी नामक स्थान किस काल से संबंधित है और किस जिले में इसकी स्थिति है। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। जवाब देने से कतराइए नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करना है और इसका जवाब देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा भारतवर्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारतवर्ष। एक हमने क्या कर लिया, आउटलाइन क्रिएट कर लिया भारत का। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है भारत में, वो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के भारत के दक्षिण पूर्व में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, वो हम देखेंगे कि इनका विस्तार जो था भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। लगभग भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में एक ऐसी सभ्यता है जिसको खोद कर बाहर निकाला गया। आज से 100 साल पहले किसी को भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सटीक जानकारी नहीं। ये भारतवासियों के लिए, अंग्रेजों के लिए एक नई बात थी, इस सभ्यता की खोज करना। इस सभ्यता की खोज हुई 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में। जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, और पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोदा गया उसका नाम था हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितने भी साइट्स हैं, वो सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास ही पाए गए हैं। हजारों स्थल हैं जो कहां पर हैं, सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास ही स्थित हैं। इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका दौर अगर हम देखें सामान्य तौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब आज से लगभग 7000 8000 वर्ष पहले ये सभ्यता विद्यमान थी। ठीक है, सॉरी, 7-8 हजार नहीं, आपको याद रखना है 5000 वर्ष पहले। ठीक है, आज से 5000 वर्ष पहले ये सभ्यता विद्यमान थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने मैच्योर पीरियड में था, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का बात है, तो ये सभ्यता जो थी वो पाषाण कालीन सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। हमने देखा कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई। नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हो गई। ठीक है, यहाँ पे पक्के मिट्टी के बर्तन मिलने लगे, पहिए का आविष्कार हो गया। बहुत सारा परिवर्तन हम नए नवपाषाण काल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता की भी शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है नवपाषाण काल। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ठीक है, ये एक क्या था, नगरी सभ्यता थी। ठीक है, ये लोग बिल्कुल अलग थे।
ये लोग क्या करते थे, नगरों में निवास करते थे, इनके अपने पक्के मकान हुआ करते थे, 1 मंजिल इमारत, 2 मंजिल इमारत, ठीक है। इनके यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, घर जो था वो सुव्यवस्थित बना हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, इनका विदेशियों से भी संबंध था, वहां भी आना जाना लगा रहता था, विदेशियों से व्यापार होता था। तो ये जो सभ्यता थी इतनी विकसित थी कि इतना अंदाजा लगाना हमारे लिए क्या है, संभव नहीं है। उसका अंदाजा हम अभी पूरी तरीके से नहीं लगा पाए हैं, अभी भी रिसर्च इसमें जारी है। तो ये सभ्यता विकसित हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बहुत दूर। तो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था, तो यहाँ के जो आदि मानव थे छत्तीसगढ़ के, वो इस सभ्यता से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मेनली आपका गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में भी, यूपी का, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा, ठीक है। इन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये अचानक से ये पूरी सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जानना कठिन है कि इनका उदय कैसे हुआ, उसी प्रकार इनका समापन कैसे हुआ, ये कैसे गायब हो गए ये लोग, इस बारे में भी कह पाना विद्वानों के लिए क्या है, बहुत कठिन है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे अगर आपने मोहेंजो दारो देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो मोहेंजो दारो जो है मूवी, उसमें इसी सभ्यता को क्या किया गया है, बताया गया है। तो वहां पर लास्ट में ये दिखाया गया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का समापन नहीं दिखाया गया, उसमें ये बताया गया कि भाई सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और वहां के लोग जो थे वो कहाँ आ गए, गंगा घाटी में आ गए, ऐसा उसमें दिखाया गया है। तो एक कारण है सिंधु नदी में बाढ़ का आना और इस सभ्यता का नष्ट हो जाना। कुछ लोग बोलते हैं कि भूकंप आ गया वहां पर, ठीक है। किसी का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ कि एक समय था जब ये क्षेत्र क्या था, पूरा जंगल हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गई, बारिश की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होते चली गई, और वर्षा कम होने से धीरे धीरे जो यहाँ का जंगल था, यहाँ पे जो जानवर थे वो समाप्त होने लगे, इधर उधर पलायन कर गए जानवर और इंसान, और ये पूरा क्षेत्र जो था वो क्या हो गया, मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसके जो मेन शहर थे वो मरुस्थल में परिवर्तित हो गए, इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। एक मत है आर्यों का आक्रमण। एक मत क्या है, आर्यों का आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, इनके आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें डाउटफुल भी है कि भाई जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्य जो थे, प्रारंभिक आर्य, वो इनकी सभ्यता से इनका परिचय कैसे नहीं था, ठीक है। इनकी सभ्यता क्या थी, ये जो आर्य थे शुरुआती दौर में ग्रामीण सभ्यता थी इनकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की तरह विकसित नहीं थे, या उस प्रकार इनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, व्यापार नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें उसमें नहीं फंसना है, आपको बस इतना जानना है कि एक मत है आर्यों का आक्रमण, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो शुरू होगा वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वैदिक काल पर। वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता, तो अगर हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की बात करें
तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या? उत्तर वैदिक काल। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है और ऋग्वैदिक काल, ठीक है, इसकी जानकारी जो है हमें मिलती है बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से। ऋग्वेद या जो ऋग्वैदिक काल है, इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। भारतीय धर्म में 4 वेद या हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, तो यहाँ पर ऋग्वेद का प्रचलन था। ठीक है, यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रचलन था। ठीक है, इसके बारे में हम बात अभी ज्यादा नहीं करेंगे, बस हमको समझना है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या विशेष है। तो ऋग्वैदिक काल जो था, इसका कालक्रम माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है ये माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, लगभग आज से 3500 वर्ष पहले। तो ये जो वैदिक सभ्यता थी, ये आर्यों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता। ठीक है, तो आर्यों के आगमन का भी एक सिद्धांत है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य तिब्बत से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य क्या थे? यहाँ के मूल निवासी थे, यहीं से भारतीय सिद्धांत उन्होंने दिया। तो इसके पीछे भी बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वैदिक आर्यों की, तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ये रहते थे सिंधु और सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं, उन नदी की घाटियों में इनका निवास था, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर हम देखिए छोटा सा भारत का एक ब्लॉक डायग्राम बना लें, ये छत्तीसगढ़, तो वो कहाँ रहते थे? सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं बहुत सारी, उसके आसपास की घाटी में निवास करते थे इन क्षेत्रों में। मतलब ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व था वो था, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता से वो परिचित नहीं थे। मतलब छत्तीसगढ़ से ऋग्वैदिक काल का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता, क्योंकि कश्मीर का वर्णन है, ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन छत्तीसगढ़ का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के दौरान छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य नहीं है। फिर क्या होता है? ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है 1000 से 600 बीसी। तो यहां पर माना जाता है कि वैदिक सभ्यता से छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा होगा, वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ। हम देखते हैं कि जो ऋषि अगस्त्य थे, अगस्त्य मुनि, उन्हें दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार का श्रेय जाता है। तो जब दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है, इसी समय हम देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा? वैदिक सभ्यता का प्रवेश होगा। ठीक है, तो इस बात का पुष्टि भी हम कर सकते हैं कुछ स्रोतों में, जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों में आपका जैसे वेद हुए या ब्राह्मण ग्रंथ हुए जो आगे चलकर लिखे गए। एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। ठीक है, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसमें वेदों के कर्म कांडों का वर्णन है, जिसे सरल शब्दों में बताया गया है। तो वैसी ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी, और आपका यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ठीक है,
तो शतपथ में क्या है, दोनों समुद्रों का वर्णन मिलता है, बंगाल की खाड़ी और ये जो अरब सागर है, इन समुद्रों का वर्णन है शतपथ में। देखो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तो श से शतपथ, स से समुद्रों का वर्णन, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है, और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वहां पर विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। आगे के ग्रंथों में जो आपकी और भी ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, उसमें नर्मदा नदी का उल्लेख आता है, जिसका संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से भी है, ठीक है। रेवा के नाम से नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और नर्मदा नदी, जो इस ओर संकेत करते हैं कि उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता से छत्तीसगढ़ का संबंध रहा होगा। इस काल की कोई ना कोई हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जानकारी होगी। तो छत्तीसगढ़ से परिचित थे ये लोग, और छत्तीसगढ़ इस समय क्या था, उत्तर वैदिक सभ्यता से प्रभावित रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया वैदिक सभ्यता। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं जानना है, जितनी बात मैंने आपको बताई उतना ही जानना है। अब हम चलते हैं महाजनपद काल की ओर। महाजनपद काल, ठीक है। देखिए महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ, महाजनपद काल का विस्तार कहाँ था, या महाजनपदों का विस्तार कहाँ था, ठीक है, और कहां से इसकी जानकारी मिलती है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसमें हमें क्या देखना है, इस 4 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। महाजनपद काल का उदय, विस्तार, जानकारी, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या हमें यहाँ पढ़ना है। तो जो महाजनपद काल है, ठीक है, माना जाता है कि भारत में आज से 2600 साल पहले, भारत में आज से 2600 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा भारतवर्ष था, ठीक है, वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। वहां पर क्या थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में। महाजनपद से आज से, जैसे आज हमारे यहाँ पर भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार 2600 वर्ष पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में, जो अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, और सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के गोदावरी नदी तक, जो हमारा भारतवर्ष था, ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ। अगर हम महाजनपद का विस्तार देखें भारत में 16 महाजनपद का, तो इनका जो विस्तार है वो अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, और सिंधु नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक, इन क्षेत्रों में भारत जो था 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। महाजनपदों की तुलना आज के भारतीय राज्यों से की जा सकती है, ठीक है। तो इनका उदय कैसे हुआ, तो आपको यहां पर एक बात जानना जरूरी है कि जो वैदिक कालीन आर्य थे, ये कहाँ रहते थे, कबीलों में निवास करते थे, कबीलों में, ठीक है। और इन कबीलों को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन। धीरे धीरे क्या हुआ, जो राज्य बढ़ाने की प्रवृत्ति थी, ठीक है, उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, और जन से क्या हुआ, जब जन या कबीलों का आकार बढ़ता चला गया, तो ये हो गए जन से जनपद, जन से क्या हो गए, जनपद हो गए, और जनपद का जब पूरा क्या हो गया, विस्तार हो गया, तब ये हो गए महाजनपद, तब ये क्या हो गए, महाजनपद हो गए। तो भारतवर्ष जो था वो क्या था, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। सबसे उत्तरी अगर महाजनपद की बात की जाए तो यहां पर कंबोज था, ठीक है। दक्षिण में अश्मक था, दक्षिण में क्या था, अश्मक महाजनपद। तो कंबोज और अश्मक महाजनपद थे उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। उदय हुआ कबीलाई राज्यों के स्थान पर जो क्षेत्रीय राज स्थापित करने की प्रवृत्ति थी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की, उसी से क्या हुआ, महाजनपदों का विकास हुआ।
इस बात की जानकारी हमको जैन ग्रंथों में मिलती है और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलती है। ठीक है, ये वो समय था जब भारत में क्या हुआ, बहुत सारे अन्य धर्मों का उदय होने लगा, जिसमें से जो प्रचलित धर्म है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके ग्रंथों में महाजनपदों की सूची है। ठीक है, महाजनपदों का लिस्ट मिलता है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, याद रखना है आपको, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, देखो बौद्ध जो आपका धर्म ग्रंथ है इसे पिटक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटक साहित्य। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जैसे हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो अंगुत्तर निकाय है सुत्त पिटक का एक भाग है। ठीक है, इसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन लगभग समानता है इन दोनों में। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में क्या मत प्रचलित है या यहां से क्या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर कोई बेसिक बात और है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो 16 महाजनपद थे इसमें 2 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, इसमें क्या थे? 2 प्रकार के राज्य थे। एक राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र प्रकार के महाजनपद, और एक थे गणतंत्रात्मक प्रकार के महाजनपद। ठीक है, 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। महाजनपद काल में 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र प्रकार के राज्य और दूसरा गणतंत्र प्रकार के राज्य। तो राजतंत्र में क्या होता था, महाजनपद क्या था? एक राज्य था और जिसकी पूरी शक्ति राजा के हाथों में निहित होती थी। ठीक है, राजा ही क्या होता था? राज्य का अध्यक्ष होता था, शासन का अध्यक्ष होता था। जबकि जो गणतंत्र था, ठीक है, इसमें शासन जो होता था वो राजा द्वारा ना होकर के गण या संघ के द्वारा होता था। संघ का मतलब है कुछ व्यक्तियों का समूह, गण का मतलब भी है कुछ व्यक्तियों का समूह जो क्या करते थे, उस महाजनपद के शासन का संचालन करते थे। मतलब कोई एक व्यक्ति यहां पर शासन नहीं करता। ठीक है, समूहों द्वारा शासन किया जाता था और प्रत्येक सदस्य को समूह के राजन कहते थे। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो 16 महाजनपद थे उसमें जो 2 महाजनपद थे, एक आपका वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी बिहार के पास, और एक मल्ल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मल्ल और वज्जी ऐसे 2 महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक प्रकार के थे। किस प्रकार के थे? गणतंत्रात्मक प्रकार के थे। और जो वैशाली के लिच्छवी हैं, ठीक है, वैशाली में लिच्छवियों का शासन था, तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। आपको याद रखना है, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, लगभग आज से 2500 साल पहले। भारत जैसे आज भारत क्या है? गणतंत्र है ना? तो ये जो गणतंत्र की अवधारणा थी ये प्राचीन भारत में प्रचलित थी और पूरे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है किसको? वैशाली को। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महाजनपद काल कैसा था। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना है कि महाजनपद काल की जानकारी छत्तीसगढ़ में 2 स्रोतों से मिलती है। एक, कुछ अवशेष भी मिले हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि महाजनपद काल में कुछ न कुछ यहां पर शासन विद्यमान था, कुछ अवशेष मिले। दूसरा, हमें कुछ लिखित ग्रंथों में भी क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है कि छत्तीसगढ़ का अस्तित्व इस समय था और महाजनपद काल का इस क्षेत्र में विस्तार था।
ठीक है, तो हमें अवशेष भी मिले हैं और साहित्यिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख भी है। तो रायपुर के तारापुर और आरंग से, रायपुर के तारापुर और आरंग से हमें आहत मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली हैं? आहत मुद्राएं। ठीक है, आहत मुद्राएं। आहत का मतलब क्या होता है? चोट करना। तो धातुओं में क्या किया जाता था? चोट करके मुद्राएं बनाई जाती थी। ये जो मुद्रा है आहत मुद्राएं, इनका संबंध है महाजनपद काल से। ठीक है, जो इस ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि मौर्यों से या नंद साम्राज्य से पहले छत्तीसगढ़ में क्या था? किसी न किसी राज्य का शासन था। इस ओर संकेत करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर तारापुर और आरंग से क्या मिला है? आहत मुद्राएं मिली हैं, जो कि महाजनपद काल की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ भी क्या करते हैं? इस ओर इशारा करते हैं। ठीक है, देखिए, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अवदान शतक। अवदान शतक, तो इस अवदान शतक में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो छत्तीसगढ़ के प्रवास में थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपने मत का, तो इसी दौर में उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ का प्रवास किया। और उस समय जो छत्तीसगढ़ था ये कौशल महाजनपद का एक भाग हुआ करता था। कौशल महाजनपद, एक महाजनपद हुआ करता था कौशल, जिसके दो हिस्से थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो ये जो दक्षिण कौशल था यही छत्तीसगढ़ था। यही क्या था? छत्तीसगढ़ था। तो महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो दक्षिण कौशल की यात्रा पर थे और उन्होंने दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर में, जो वर्तमान का सिरपुर है, महासमुंद जिले में, यहां पर वो 3 महीने तक रुके और अपने क्या किया? मत का प्रसार किया। इस बात की जानकारी आगे चलकर हमें, ठीक है, या इस बात की पुष्टि जो है, या इस साक्ष्य को मजबूत करने वाला एक और ग्रंथ मिलता है, सीयू की। आगे चलकर लगभग गौतम बुद्ध के जीवन के 1200 साल बाद एक चीनी यात्री छत्तीसगढ़ आए थे, भारत आए थे और छत्तीसगढ़ भी आए थे, वेन शांग। तो चीनी यात्री वेन सांग ने अपनी यात्रा के दौरान जो वृत्तांत लिखा उसका नाम है शियुकी। तो शियुकी में भी इस बात की पुष्टि है कि महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने श्रीपुर में क्या किया था? 3 माह तक प्रवास किया था। इस बात की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ से मिलती और शियुकी जो है इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध मत के अनुसार। अगर हम जैन मत की बात करें तो जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, इसमें भी इस बात की पुष्टि है कि जो छत्तीसगढ़ था वो इस समय दक्षिण कौशल था। क्या था? दक्षिण कौशल था। कौशल एक महाजनपद हुआ करता था जिसके 2 भाग थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। ये जो कौशल था इसकी राजधानी अयोध्या थी। क्या थी? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या इसकी राजधानी थी। श्रावस्ती बोलते थे। श्रावस्ती भी राजधानी थी, अयोध्या भी राजधानी। तो अयोध्या और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। इसके 2 भाग थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल जो था वही छत्तीसगढ़ था, ऐसा जैन मत के अनुसार भी हम मानते हैं। क्लियर है? कुछ और मत भी हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, महाजनपद काल और छत्तीसगढ़। महाजनपद काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है और साहित्यिक स्रोतों से भी होती है। पुरातात्विक स्रोत में रायपुर के तारापुर और आरंग से हमें आहत मुद्राएं मिली हैं, जो इस ओर संकेत करती हैं कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में किसी न किसी राज्य का शासन था, जो कि नंद और मौर्य से पहले यहाँ पर क्या करते थे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में
बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भी हमें इस बात की पुष्टि होती है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे और इन्होंने दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर में 3 माह तक विश्राम किया था। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार। इस बात की पुष्टि आगे चलकर चीनी यात्री वेन सांग ने भी की। वेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत जो सी युकी है, इसमें इस बात की पुष्टि की कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे और जो महासमुंद में शिरपुर है वहां पर क्या था, एक बौद्ध विहार हुआ करता था, ये वेन सांग ने बताया। ठीक है, स्वास्तिक विहार था, आनंद विहार हुआ करता था। तो ये सब शिरपुर को बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इस बात की पुष्टि है कि भाई भगवती सूत्र में कहा गया है कि कोशल एक महाजनपद था जिसके 2 भाग थे, उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल। तो छत्तीसगढ़ हमारा दक्षिण कोशल का हिस्सा था। ठीक है, कुछ और मत भी प्रचलित हैं जिसके बारे में हमें जानना है। देखिए, अन्य मतों में अगर हम बात करें तो 2 पुरातत्व शास्त्री हैं जिनका मत जानना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल और एक आपको याद रखना है जीवी वेलकर। इन दोनों का मत यहां पर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जीवी वेलगर जो थे इन्होंने मगध महाजनपद का एक कॉन्सेप्ट रखा। मगध महाजनपद मतलब जो आधुनिक बिहार है, पटना वाला भाग, वहां पर मगध महाजनपद हुआ करता था। तो इन्होंने बताया कि मगध महाजनपद में एक राजा थे जरासंध। अगर आपने अभी कुछ पौराणिक, ठीक है, सीरियल्स देखा होगा तो उसमें जरासंध का वर्णन है। तो ये जो जरासंध थे ये बहुत अत्याचारी राजा थे। ठीक है, इनके अत्याचार से प्रभावित होकर कुछ 36 चर्मकार परिवार मगध से भागकर कहां आ गए, छत्तीसगढ़ आ गए। और इन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, ये जो 36 चर्मकार परिवार थे, 36 घर बसाया और आगे चलकर यही छत्तीसगढ़ क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में रूपांतरित हो गया। ये जीवी वेलगर का मानना है। तो जीवी वेलगर ने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, वो मगध महाजनपद का भी हिस्सा रहा है। ठीक है, मगध राजा थे जरासंध, इनके अत्याचार से 36 चर्मकार परिवार प्रभावित होकर, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ गए और इन्होंने यहाँ पर 36 घर बसाया और यही छत्तीसगढ़ कालांतर में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये जीवी वेलगर का मानना है। डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल का मत है कि छत्तीसगढ़ जो था ये चेदी महाजनपद का भाग था। चेदी महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, जबलपुर वाला, बुंदेलखंड, जबलपुर बुंदेलखंड, इस क्षेत्र में चेदी महाजनपद का विस्तार था जिसकी राजधानी थी शक्तिमती या सुक्तिमती। जिसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। तो राय बहादुर हीरालाल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था और इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चेदिसगढ़ कहा जाता था। और यही चेदिसगढ़ आगे चलकर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में रूपांतरित हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ जो है ये चेदिसगढ़ का अपभ्रंश है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल। चेदिसगढ़ का इस्तेमाल होते होते चेदिसगढ़ धीरे से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये राय बहादुर हीरालाल का मानना है। तो आज हमने 2-3 पक्षों पर विचार किया। एक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा इंडियन हिस्ट्री में। अभी मैंने आपको जितनी बात बताई उतना समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा,
जो हमारा वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है, ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन जो था, इसमें भी कोई खास छत्तीसगढ़ का अस्तित्व इस सभ्यता में नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी हमें बात याद रखनी है कि ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है ऋग वैदिक काल का, जबकि उत्तर वैदिक काल में कुछ न कुछ साक्ष्य हमारे यहाँ से क्या है, मिल सकता है, प्राप्त है। कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन है, तो वो बात आपको याद रखनी है। फिर हमें पढ़ा महाजनपद काल, ठीक है। तो महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको पूरी बातें बता दी। इसका कुछ और डिटेल भी है जो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने जितनी बात बताई उतने बात पर फोकस करना है। यहां पर अब हम पौराणिक युग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल, रामायण काल और महाभारत काल। तो रामायण काल और महाभारत काल का जब दौर था, तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं जो इस काल के माने जाते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है। मगध साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल, और मौर्य काल से ही हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है, इसमें हमको थोड़ी अधिक जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मौर्य काल और छत्तीसगढ़, फिर ब्राह्मण वंश और छत्तीसगढ़, फिर गुप्त काल और छत्तीसगढ़, समझ रहे हो। तो ये सब चीज हमारा धीरे धीरे इतिहास क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यकीन मानिए कि मेरी जो हिस्ट्री की सीरीज है या ज्योग्राफी का जो सीरीज है, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑलमोस्ट प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा आगे चल करके। अभी आप क्या करिए, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करिए और खूब सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, जिससे थोड़ा सा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।